नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आप सभी का करंट अफेयर अपडेटेड के इस यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं डेली करंट अफेयर्स को। फ्रेंड्स, आज की डेट है 9 सितंबर 2020 और चलिए देख लेते हैं आज हमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करना है। जो आज पहला आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे वो होने वाला है ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स रिलेटेड। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे हाइपरसोनिक मिसाइल क्लब्स के बारे में। देन एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ओजोन लेयर से रिलेटेड। ऑलराइट, इसके बाद हम डिस्कस करने वाले हैं रिपोर्ट्स ऑन लिटरेसी रेट। ठीक है, लास्ट आर्टिकल होगा ये हमारा आज का। चलिए स्टार्ट करते हैं और एक एक करके सारे आर्टिकल्स को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के बारे में। ठीक है, देखिए आपको पता होगा जो इंडेक्स और रिपोर्ट्स वगैरह होती है उससे रिलेटेड क्वेश्चन यूपीएससी पूछता है। ठीक है, और हमने एक लेक्चर जो है ऑलरेडी इसके ऊपर बना चुके हैं, उसे आप जरूर प्लेलिस्ट में जाके देखें। ठीक है, तो कंटेस्ट क्या है, ग्लोबल मल्टी डायमेंशन पॉवर्टी इंडेक्स से रिलेटेड क्या कंटेस्ट है। तो नीति आयोग ना अपने फाइनल स्टेज पर चल रहा है इस इंडेक्स को प्रिपेयर करने की स्टेज में। ऑलराइट, लास्ट स्टेज पर पहुंच चुका है, इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया जा रहा है। ठीक है, इस इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है 10 अलग अलग इंडिकेटर के आधार पर। ठीक है, अलग अलग इंडिकेटर्स को रैंकिंग दी जाती है। सबसे पहले देखा जाता है न्यूट्रिशन लेवल कितना है। ठीक है ना, फिर देखते हैं हम चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, उसके बाद हम देखते हैं हेल्थ। ठीक है, यहां पर ये इनका रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं ईयर ऑफ स्कूलिंग। ठीक है, अगला इंडिकेटर होता है आपका स्कूल अटेंडेंस, फिर कुकिंग फ्यूल, सैनिटाइजेशन, ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, हाउसिंग, एसेट्स। ठीक है, ये टोटल 10 इंडिकेटर होते हैं। अगर हम डायमेंशन की बात करें पॉवर्टी की, तो उसे 3 ब्रॉड डायमेंशन में डिवाइड किया जाता है, जो कि आपकी होती है हेल्थ, एजुकेशन और लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड। ठीक ना, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। ऑलराइट, ये 3 मेन डायमेंशन होती हैं और उन 3 डायमेंशन को फर्दर 10 अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। तो एक बार नजर मार लीजिएगा इन सभी इंडिकेटर्स पर। लास्ट ईयर आपने अगर लेक्चर देखा है हमारा इंडेक्सेस वाला, रिपोर्ट्स वाला, तो मैंने उसमें डिस्कस किया कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं। ठीक है, हम और थोड़ा इस इंडेक्स के बारे में प्रिपेयर करते हैं। तो देखिए, जो इंडेक्स होता है ना, इसको सबसे पहले डेवलप किया गया था 2010 में। किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा? तो ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। इसके साथ थे 2 अलग इंस्टीट्यूट, एक था यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, जिसे हम यूएनडीपी भी बोलते हैं, फॉर यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट्स। ऑलराइट, ये जो 2 प्रोग्राम्स होते हैं, ये जो 2 बॉडीज होती हैं, वो इन दोनों बॉडीज मिलकर इस रिपोर्ट को पब्लिश करती हैं। ठीक है, इंडिया में इसकी जिम्मेदारी दी जाती है नीति आयोग को। ठीक है ना, तो इंडिया में स्टेट वाइज जो असेसमेंट किया जाता है वो नीति आयोग द्वारा किया जाता है। वो पूरी अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर करता है, उसको वो फर्दर ट्रांसफर करता है इस ऑर्गेनाइजेशन को, ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ठीक है ना, और ये आगे चल के फिर उसको पब्लिश करता है। ये जो रिपोर्ट होता है, ये जो पूरा इंडेक्स होता है, ये ग्लोबल लेवल पर पब्लिश किया जाता है और इसमें 107 डेवलपिंग कंट्रीज को कवर किया जाता है। ऑलराइट, चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है हाइपरसोनिक मिसाइल क्लब से रिलेटेड। ठीक है, क्या कंटेस्ट है? देखिए, इंडिया जो है वो 4th कंट्री बन गया है, किसके बाद? यूनाइटेड स्टेट, रशिया और चाइना के बाद, जिसने सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया है हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी का। ऑलराइट, एक बहुत अच्छी अचीवमेंट है इंडिया के लिए, और ये हमने खुद से डेवलप किया है। आत्मनिर्भर जो इनिशिएटिव है उसके अंडर हमने ये खुद से डेवलप किया है। ठीक है, अब ये हाइपरसोनिक टेक्निक होती क्या है? देखिए, ये जो टेक्निक होती है, इसका मतलब होता है जो मिसाइल आपकी जिस स्पीड से ट्रेवल करेगी, वो जो स्पीड होने वाली है मिसाइल की, वो 6 गुना ज्यादा होगी स्पीड ऑफ साउंड से। ठीक है, यानी कि 6 टाइम फास्टर देन स्पीड ऑफ साउंड। ऑलराइट, जिसे हम मैक 6 भी कहते हैं। ठीक है, थोड़ी देर में हम मैक के बारे में भी डिस्कस करेंगे। अभी याद रखिए, मैक 6 किसको कहा जाता है? हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी को, जो कि 6 टाइम फास्टर होती है स्पीड ऑफ साउंड से। ऑलराइट, ठीक है, देखिए ये जो पूरा ट्रैवलिंग व्हीकल बनाया गया, हाइपरसोनिक ट्रैवल व्हीकल जो आपका पूरा डेवलप किया जाता है, ठीक है ना, ये किया जाता है आपकी एयर ब्रीदिंग स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी का यूज करके। ठीक है, अब यहां पर ना 2 अलग अलग चीजें हैं, एक है आपका एयर ब्रीदिंग, दूसरा है आपका स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी। ठीक है, इन दोनों को हम फर्दर अलग अलग डिस्कस करते हैं। देखिए, एयर ब्रीदिंग टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है? एयर ब्रीदिंग टेक्नोलॉजी का मतलब होता है जब भी आपका कोई रॉकेट ट्रेवल करता है या कोई मिसाइल ट्रेवल करती है, तो वो जो एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है ना, आपका O2, आपको पता होगा आपके एटमॉस्फेयर में O2 प्रेजेंट है,
उस एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन का यूज करती है कंबशन के तौर पर। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? ठीक है, अब नॉर्मल जनरली क्या होता है, यहां पर नहीं, यहां पर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए जनरली क्या होता है, जब हम सैटेलाइट को लॉन्च करते हैं, ठीक है, तो सैटेलाइट व्हीकल को जब हम लॉन्च करते हैं तो वो जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका वो यूज नहीं करता है। ठीक है, वो क्या करता है, अपने साथ अलग से एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेके जाता है। वो पूरा जो लॉन्च व्हीकल होता है ना, उसमें अलग से एक ऑक्सीडाइजिंग एक एजेंट लगाया जाता है। ठीक है ना, जिसको हम प्रोपेलेंट वगैरह भी कहते हैं। ऑलराइट, ठीक है, इससे क्या होता है, इससे हाई कॉस्ट हो जाती है। ठीक है ना, कॉस्ट बढ़ जाती है। तो साइंटिस्ट कोशिश कर रहे हैं कि ये जो सैटेलाइट में आपके व्हीकल्स वगैरह होते हैं, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल्स होते हैं, उनमें भी हम इस प्रकार की टेक्नोलॉजी का यूज करें जो कि एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उसका यूज करके चल पाए। ठीक है, इससे बेनिफिट क्या होगा, देखिए अभी जो हम प्रेजेंट लॉन्च व्हीकल का यूज करते हैं वो वन टाइम यूज हो पाते हैं। ठीक है, एक बार बनता है, एक ही बार यूज हो जाता है, उसको हम दोबारा से रीयूज नहीं कर सकते। ठीक है, अगर हम एयर ब्रीदिंग टेक्निक से सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को डेवलप करेंगे तो वो रीयूजेबल होगा, उसे हम मल्टीपल पर्पज से यूज कर पाएंगे, मल्टीपल अलग अलग दोबारा से यूज कर पाएंगे। ठीक है, ऑलराइट, तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, जो आपके एयर ब्रीदिंग इंजन्स होते हैं वो अलग अलग, उनकी बात करें तो अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि आपका टर्बोजेट होता है, टर्बोप्रॉप होता है, रामजेट होता है और पल्स जेट होता है। ठीक है, ये क्या करते हैं, दिस सिस्टम यूज लाइटर, एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं, और जो अदर सिस्टम जो हम बजाय जिनकी इनकी बजाय अगर हम किसी और चीज का यूज करते हैं तो वो थोड़े से कॉस्टली हो जाते हैं। ऑलराइट, ठीक है, अगली चीज आपकी आती है यहाँ पे स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी। देखिए स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी ना बहुत बेसिक सी टेक्नोलॉजी है, इसमें आपको ज़्यादा, वैसे तो आपको इसके बारे में पता ही होगा, साइंस टेक में हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये ना दोनों पर काम कर सकती है जो स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी होती है, एक तो हाइपरसोनिक स्पीड से तो ये ट्रेवल कर ही रही है, साथ ही साथ सुपरसोनिक स्पीड से भी चल सकती है। ऑलराइट, सुपरसोनिक स्पीड क्या होती है, जो स्पीड ऑफ साउंड्स के इक्विवेलेंट होती है, जिसे हम मैक 1 कहते हैं। ऑलराइट, डिस्कस करते हैं आप मैक के बारे में, मैक नंबर क्या होते हैं। देखिए मैक नंबर जो होता है वो एयरक्राफ्ट की स्पीड को कंपेयर करता है किससे, स्पीड ऑफ साउंड से। ऑलराइट, इन एयर। ठीक है, अगर किसी एयरक्राफ्ट की स्पीड मैक 1 है तो हम कहेंगे कि उसकी स्पीड इक्वल है साउंड की स्पीड के, जो कि कितनी होती है, जो कि होती है 343 मीटर पर सेकेंड। इस रफ्तार से ट्रेवल कर रहा है अगर हम बोल रहे हैं कि एयरक्राफ्ट की स्पीड जो है मैक 1 है। अब जैसे जैसे ये नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे स्पीड ऑफ एयरजेट भी बढ़ जाती है। ठीक है, देखिए सुपरसोनिक की स्पीड मैक नंबर कितना होता है, 1 से कम होता है, यानी कि जो सुपरसोनिक होते हैं उनकी जो स्पीड होती है वो साउंड की स्पीड से कम होती है। कितनी होती है, 0.8 होती है, यहाँ पे उसकी वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में दी हुई है। ठीक है, फिर उसके ऊपर होता है ट्रांससोनिक, स्पीड थोड़ी सी बढ़ गई, यहाँ देखिए। ठीक है, फिर होता है सुपरसोनिक। सुपरसोनिक यानी कि स्पीड ऑफ साउंड से ज्यादा स्पीड कितनी हो जाती है सुपरसोनिक में, 1.2 से लेके 5, ये होता है मैक नंबर। ठीक है, फिर उसके पास होता है हाइपरसोनिक, इसमें मैक नंबर की क्या रेंज होती है, 5 से लेके 10 के बीच। फिर होता है हाइपर सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक। ऑलराइट, इसकी स्पीड कितनी हो जाती है, मैक नंबर कितना होता है इसका, 10 से लेके 25 तक। ठीक है, तो यहां पर मैंने आपको एक टेबल भी दे दिया है अलग अलग स्पीड का, इसको एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा, रिमाइंड करने की कोशिश कर लीजिएगा, आपको एक बार देख लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ऑलराइट, चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारा अगला इंपॉर्टेंट आर्टिकल, जो कि है लो ओजोन ओवर ब्रह्मपुत्र रिवर वैली। ठीक है, देखिए बेसिक नॉलेज तो ओजोन लेयर के बारे में सभी को होता है। ओजोन क्या है, एक लेयर होती है आपके स्ट्रेटोस्फेयर में जो प्रेजेंट होती है। ये क्या करती है, ये आपको प्रिवेंट करती है किससे, सन से आने वाली अल्ट्रावायलेट वेव से। ऑलराइट, ठीक है, इतना तो सभी को पता होता है ओजोन के बारे में। ठीक है, अब देखिए क्या हुआ है, कंटेस्ट ये है रिसेंटली कि रिसर्चर्स ने पाया है कि जो आपका ब्रह्मपुत्र रिवर वैली के ऊपर वाला एरिया है, ठीक है, जो उसका सरफेस एरिया है, वहां पर जो है ओजोन की लेयर को डिप्लीट पाया गया, यानी कि वहां पे ओजोन की जो लेयर थी वो वीक थी, कमजोर थी। ठीक है ना, अगर हम कंपेयर करें अदर रीजन से। ठीक है, अब देखिए आगे अपन कंटेस्ट को डिस्कस करते हैं, इसका थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं ट्रोपोस्फेयर और ग्राउंड लेवल ओजोन के बारे में। देखिए क्या होता है, नॉर्मल कंडीशन में जो आपकी ओजोन होती है वो कहां पर प्रेजेंट होती है, ओजोन को हम O3 से डिनोट करते हैं। ठीक है, ओजोन जो है वो आपके स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है। ठीक है, वहां पर ये जो होती है वो पॉजिटिव ओजोन कहा जाता है। ठीक, जो भी स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन प्रेजेंट है
हम उसे कहते हैं पॉजिटिव ओजोन। ठीक है, क्या होता है, पॉल्यूशन के कारण दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं जो आपके पॉल्यूटेंट्स के साथ निकलते हैं। एक होता है आपका ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, जिसे हम NO2 के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, NO3 भी हो सकता है, NO4 भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे नंबर X लिखा हुआ है। ठीक है, आपके नाइट्रोजन ऑक्साइड्स जो होते हैं वो पॉल्यूटेंट का एक वो पॉल्यूटेंट हो गया। दूसरा होता है आपका वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, यानी कि VOC। ये दो पॉल्यूटेंट ऐसे होते हैं जो कि आपके एमिट होते हैं, किससे, कार के थ्रू एमिट होते हैं, पावर प्लांट्स जो होते हैं, आपकी इंडस्ट्रीज होते हैं, रिफाइनरीज होते हैं, केमिकल प्लांट्स होते हैं, उनके द्वारा ये दो पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो रिलीज होते हैं। अब क्या होता है, जब ये दो पॉल्यूटेंट रिलीज हुए तो यहाँ पर आपकी जो स्ट्रेटोस्फेयर में O3 है उसके साथ ये रिएक्ट करते हैं। ठीक है ना, NO3 हम यहाँ पे NOx ही लिखेंगे। ठीक है, प्लस आपका हो जाता है POVs। ये इसके साथ रिएक्ट करते हैं किसकी प्रेजेंट में, तो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, है ना, सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्ट करते हैं और क्या करते हैं, जो आपका O3 है उसको तोड़ देते हैं O2 प्लस O में। ठीक है, आपका ये जो O3 है वो डिप्लीट हो गया। ठीक है, अब ये जो O है ना, ये मूव करता है नीचे वाली लेयर पर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है आपकी, ओजोन लेयर से ये जो O है, सिंगल O है, वो आ जाता है आपकी ट्रोपोस्फेयर में, जिसे हम ग्राउंड लेवल ओजोन भी कहते हैं। अब ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन होता है ना, ये बहुत ही ज्यादा हार्मफुल कंपोनेंट हो जाता है। ठीक है, ये क्या करता है, सबसे पहले तो ये ह्यूमन हेल्थ के लिए बहुत डेंजरस होता है। ठीक है ना, इससे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काफी इफेक्ट पड़ता है और लंग्स फेलियर का भी खतरा बन जाता है। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो देखिए एग्रीकल्चर क्रॉप्स और ट्रीज को भी ये इफेक्ट डालता है। ठीक है ना, क्या करता है, स्पेशली स्लो ग्रोइंग क्रॉप्स एंड लॉन्ग लिव्ड ट्रीज, उन पर ये इफेक्ट डालता है। ठीक है, स्मोक में ये मेन इंग्रेडिएंट बनकर सामने आ जाता है। तो कुल मिलाकर जब ये ग्राउंड लेवल पर आ जाता है तो ये पॉल्यूटेंट का काम करता है। ठीक है, ऑलराइट, तो उम्मीद है आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आया होगा। यहां पर देखिए मैंने आपको डायग्राम भी दे दिया है। ये कार से रिलीज होता है, इंडस्ट्री से क्या क्या रिलीज होते हैं, आपके NOx और VOCs वगैरह रिलीज होते हैं। ठीक है, सनलाइट की प्रेजेंस में ये क्या करते हैं, ओजोन लेयर को तोड़ देते हैं और O3 को तोड़ देते हैं, और जो एक सिंगल नेसेंट ऑक्सीजन होता है वो घूमता रहता है। ठीक है, अब आपको एक पॉइंट याद रखना है यहां पर कि जो ओजोन होता है वो नेचुरल ऑकरिंग गैस नहीं होती है। ठीक है, यानी कि ये एटमॉस्फेयर में सिंपल O के फॉर्म में नहीं पाया जाता, ये O3 के रूप में पाया जाता है। ऑलराइट, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण, ठीक है, ह्यूमन एक्टिविटी, ध्यान से सुनिएगा, ह्यूमन एक्टिविटीज के कारण ये O3 से O में डिप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसी कारण जो आपका नेसेंट ऑक्सीजन होता है, जिसे हम नेसेंट ओजोन भी कहते हैं, वो एटमॉस्फेयर में मिलता है। ठीक है, आपको याद रखना है, ये पॉइंट मैं आपको बोल रहा हूं, इसको लिख लीजिएगा कि जो ओजोन है वो नेचुरल ऑकरिंग गैस नहीं है। ठीक है ना, O के फॉर्म में ये नेचुरली पाया नहीं जाता, ये O3 के रूप में पाया जाता है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑलराइट, चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं हमारे आज का लास्ट आर्टिकल, जो कि है रिपोर्ट्स ऑन लिटरेसी रेट से रिलेटेड। देखिए कंटेस्ट ये है कि रिसेंटली जो है एक रिपोर्ट पब्लिश की गई है लिटरेसी रेट के ऊपर। ठीक है, इस रिपोर्ट को बनाया गया है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस के द्वारा, जो सर्वे किया जाता है उसके बेस्ड पर इस रिपोर्ट को तैयार किया गया है। ठीक है, इस रिपोर्ट में किन लोगों को इंक्लूड किया गया है, कौन से बच्चों को इंक्लूड किया गया है, तो पर्सन एज्ड 7 ईयर्स और अबव, 7 साल से ऊपर के बच्चों को इसमें इंक्लूड किया गया है। ऑलराइट, ये रिपोर्ट जो है वो पब्लिश की गई है इंटरनेशनल लिटरेसी डे पर, जो कि 8 सितंबर को हम मनाते हैं हर साल। ठीक है, ऑलराइट, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। थोड़ा सा हम बेसिक नॉलेज ले लेते हैं कि हमें क्या क्या जानकारी मिली इस डाटा से। तो देखिए जो ओवरऑल इंडिया का लिटरेसी रेट है वो कितना हो गया है, 77.7%। ठीक है, अगर हम अर्बन एरियाज की बात करें तो ये 87.7% है। ठीक है, रूरल एरियाज में ये थोड़ा सा कम है, 73.5% के आसपास है। वहीं अगर हम मेल लिटरेसी की बात करें तो वो 84.7% है और फीमेल लिटरेसी 70.3% है। ऑलराइट, अब आपका होमवर्क क्या है, देखिए पता आपको ये करना है कि ये जो लिटरेसी रेट है ये बढ़ा है या घटा है। ठीक है, फीमेल लिटरेसी रेट बढ़ा है या घटा है और रूरल लिटरेसी रेट बढ़ा है या घटा है। ठीक है, ये तीनों पॉइंट को अलग अलग आप तैयार कीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन कैसे मिलेगा आपको यूपीएससी में बता देता हूं। क्वेश्चन वो आपसे स्टेटमेंट के रूप में पहुंचेगा कि बताइए, स्टेटमेंट आपको दे देगा कि फीमेल लिटरेसी रेट हैज ग्रोन ओवर द ईयर्स। ठीक है ना, कंटिन्यूअसली ग्रोन। ठीक है, क्या कंटिन्यूअसली फीमेल लिटरेसी रेट ग्रो हुआ है, तो आपको पता होना चाहिए कि ग्रो हुआ है या घटा है। ऑलराइट, पता कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में आंसर बता देना। ठीक है ना, चीटिंग मत करना, आप लोग कमेंट में आंसर नहीं बताते हो, है ना।
अगर हम बेस्ट परफॉर्मेंस की बात करें तो केरला हमेशा की तरह टॉप पर रहा है, 96% के आसपास इसका लिटरेसी रेट है। ठीक है, बढ़ गया है, पहले कितना था 92 पॉइंट कुछ था, अब 96% हो गया है। और अगर मेल लिटरेसी की बात करें तो वो तो और ज़्यादा है, वो 97% के आसपास हो गई है केरला में। ठीक है, उसके बाद फिर दिल्ली का नंबर है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, फिर असम है। ठीक है, वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट की हम बात करें तो हमारा आंध्र प्रदेश है, फिर उसके बाद राजस्थान है, बिहार है, तेलंगाना है और उत्तर प्रदेश है। ठीक है, डिजिटल लिटरेसी से रिलेटेड कुछ डाटा इसमें इंक्लूड किया गया है। तो देखिए क्या कहा गया है कि 23% ऑफ अर्बन हाउसहोल्ड एंड 4% ऑफ रूरल हाउसहोल्ड पजेसेस कंप्यूटर। ठीक है, ऑलराइट, ये संख्या अभी भी कम है। अगर डिजिटल लिटरेसी को देखें, है ना, ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म को हम देखें जो कि प्रमोट हो रहे हैं, तो ये डाटा हमें बताता है कि हम कितने पीछे हैं। ठीक है, अमंग पर्सन्स ऑफ एज 15 to 29 years, nearly 56% of urban areas and 24% rural area are capable to operate computers। ये भी कितना कम है, देख लीजिए इसको आप। ठीक है, तो ये थे हमारे सारे आर्टिकल जो कि आज हमने कवर कर लिए। अब कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, यहां पर मैंने आपको क्वेश्चंस लिख दिए हैं, इनको मैं बोलकर आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, खुद से पढ़ लेना, आंसर बता देना। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन है आपके लिए ये, ठीक है ना, ये आपके कल का जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना, पार्लियामेंट्री आर से रिलेटेड, 0R और जो आपके 0R था, ठीक है ना, उससे रिलेटेड जो हमने आर्टिकल डिस्कस किया था उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, आया हुआ क्वेश्चन है, इसको आप आंसर बताइएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी आपका 0R से रिलेटेड है, ये भी आपका होमवर्क है, इसे भी आप कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा। देख लीजिए, पॉज कर लीजिए स्क्रीन को और इसका आंसर बताइए मुझे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का डिस्कशन। उम्मीद है आपको ये डिस्कशन पसंद आया होगा। इफ यू लाइक दिस वीडियो, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब आवर चैनल, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसे लग रहे हैं। ठीक है, आपके कमेंट्स ना हमें मोटिवेट करते हैं, आप बार बार कमेंट्स नहीं करते हो, सिर्फ वीडियो देख के आगे बढ़ जाते हो, है ना। एक बार कमेंट करके बता दिया करो, ठीक है ना, कि कैसा लेक्चर है, कुछ अगर गलतियां हो तो उन्हें भी बता दिया करो, और कुछ एडिशनल आपके कुछ सजेशंस हो तो वो भी आप ऐड कर दिया करो। सब कुछ ओपन है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि आपके सजेशंस को देखते नहीं है, आपके कमेंट को डेली पढ़ा जाता है। जो भी आप सजेशंस देते हो उनको हम फॉलो करते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ बताया करो कमेंट करके कि कैसा लगा ये लेक्चर। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर द डिस्कशन। आई विल सी यू टुमारो। गुड लक, हैव अ नाइस डे।